हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डील करने वाले हैं। इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन चाहे MCQ चाहे SAQ आता है हर साल। इस साल भी आने के बहुत चांसेस हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग आज के अपने टॉपिक को देख लेते हैं, जिसका नाम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन आज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म को जानेंगे, और उसको किसने आइडेंटिफाई किया या किसने डिस्कवर किया, उस व्यक्ति का नाम को भी हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो टर्म है पोडेस्कॉर्प। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो पोडेस्कॉर्प है। पोडेस्कॉर्प के इर्द गिर्द आप एक सर्कल देख सकते होंगे, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग लिखा हुआ है। अभी आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो चलिए, मेरा ये स्लाइड आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पोडेस्कॉर्प का मतलब क्या लिखा है मैंने। पोडेस्कॉर्प रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसको प्रोपाउंडेड बाय, मतलब इसको डिस्कवर किसने किया, इसको बनाया किसने, ल्यूथर गुलिक ने। ल्यूथर गुलिक कौन थे? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। चलिए, मैं अभी इस पूरे स्लाइड को कंक्लूड करता हूं और आपको मेरी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ल्यूथर गुलिक एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया और उनके इनिशियल्स को लेके एक एब्रिवेटिव बनाया। उनके इनिशियल्स को लेके एक टर्म बना दिया, जिसका नाम उन्होंने पोडेस्कॉर्प दिया। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले पोडेस्कॉर्प क्या है, तो पोडेस्कॉर्प का कोई लंबा चौड़ा डिफिनेशन नहीं हो सकता है। पोडेस्कॉर्प जो जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रहे हैं, उनके हिसाब से उनके फर्स्ट लेटर को लेके एक टर्म बना दिया। अगर हमको डिफाइन करना पड़े एग्जाम में पोडेस्कॉर्प क्या है, तो पोडेस्कॉर्प रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इट इज़ प्रोपाउंडेड बाय ल्यूथर गुलिक। ल्यूथर गुलिक कौन थे? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भैया, अगर कुछ क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, आपने तो बस 2 ही बातें पता है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ अभी तक 5-6 साल के पेपर उठा के देख लो बच्चा लोग, या टेस्ट पेपर किसी भी ईयर का उठाओ, उनमें अगर पोडेस्कॉर्प से कोई क्वेश्चन आया है तो इन 2 क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वो 2 क्वेश्चंस क्या होंगे देख लीजिए यहाँ। और अगर 2022 में 2023 में कभी भी क्वेश्चन आया, जब तक सिलेबस चेंज ना हो जाए, तो मुझे पूरा गारंटी है कि पोडेस्कॉर्प से इन 2 क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहला तो ये कि इन द टर्म पोडेस्कॉर्प P स्टैंड फॉर, या इन द टर्म पोडेस्कॉर्प O स्टैंड फॉर। इसी तरह से इन द टर्म पोडेस्कॉर्प SCO या R या B स्टैंड फॉर। आपका पूरा क्लियर आंसर होगा। अगर P स्टैंड फॉर तो प्लानिंग, O स्टैंड फॉर तो ऑर्गेनाइजिंग, D से डायरेक्टिंग, S से स्टाफिंग, O से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग एंड B से बजटिंग। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, आपको 1 में 1 मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अब ये आ सकता है कि द टर्म पोडेस्कॉर्प इज़ डिस्कवर्ड बाय, इज़ प्रोपाउंडेड बाय, तो आपका सीधा आंसर होगा बाय ल्यूथर गुलिक। इन 2 क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हो सकता है थोड़ा सा एडवांस हुआ क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू वी मीन बाय पोडेस्कॉर्प, फिर भी घबराने की बात नहीं होगी। पोडेस्कॉर्प रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। इट इज़ प्रोपाउंडेड बाय ल्यूथर गुलिक। मैं इसी चैनल पे वीडियो छोड़ते जाऊंगा, और अगर कहीं भी मुझे कुछ अलग क्वेश्चन मिलेगा तो मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा, मैं उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन मेरा ये गारंटी है, अभी तक ये गारंटी है बच्चा लोग, कि इन 2 क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। होप आपको मेरी बातें यहाँ क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम लोग अपने आज के टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो से बताया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 मेजर फंक्शंस है। क्या क्या? प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। अब इसको सीरीज़ वाइज हम लोग देखते हैं। सीरियल वाइज क्या है? सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा, फिर डायरेक्टिंग होगा एंड फिर कंट्रोलिंग होगा। मतलब ये पूरा 5 फंक्शंस में कंक्लूड होता है। सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन एट लास्ट कंट्रोलिंग। अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, हमारे जो काउंसिल ने हमें सिलेबस दिया है पढ़ने के लिए, उसमें चैप्टर 4 से चैप्टर 8 तक
जो भी चैप्टर है उनका नाम चैप्टर 4 प्लानिंग, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर 6 स्टाफिंग, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग एंड चैप्टर 8 कंट्रोलिंग है। इसका मतलब ये है कि चैप्टर 1 में जो ये टॉपिक हमें दिया गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें बस हमें इनका मीनिंग याद रखना है और कुछ बेसिक 1-2 आइडियाज़ को समझना है यहाँ, और बाकी जो इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी वो इनका एक पर्टिकुलर सेपरेट चैप्टर हमें दिया गया उसमें पढ़ना है। इसका मतलब इस वीडियो में आपको चिल्लाने मत लगना कि भैया आप फीचर बताए नहीं, भैया आप इंपॉर्टेंस नहीं बताए, भैया आपने स्टेप्स नहीं बताया। सब बताऊंगा जब चैप्टर जिस जगह ज़रूरत पड़ेगा इंशाल्लाह वहाँ पर ही मैं हाजिर रहूँगा उस टॉपिक को लेकर। सो इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ सबका मीनिंग जानना है, तो चलिए हम लोग सबका मीनिंग समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग है क्या उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। उसके बाद फिर जो मैंने इसका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन आपके सामने दिया है आप उसको लिख लेना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, उसको हम लोग मैनेजर मान लेते हैं, मैनेजर कहते हैं यहाँ। और उसको काम क्या दिया जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ये आइडेंटिफाई करो कि हमारा गोल कितने प्रॉफिट को अर्न करने का होना चाहिए। क्या चीज़, हाउ मच प्रॉफिट वी नीड टू अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर, या उसको बोला जाता है कि पर मंथ के हिसाब से एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितना आउटपुट टोटल प्रोड्यूस करना चाहिए वो बताइए। तो अब ये मैनेजर क्या करता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करता है कि अच्छा भविष्य में अच्छा इस चीज़ का प्राइस इस तरह से हो सकता है और इस चीज़ का डिमांड गिर सकता है तो हमें इस चीज़ को इतना प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा फ्यूचर में इस चीज़ का डिमांड बढ़ सकता है तो हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है। इस तरह से फ्यूचर फोरकास्टिंग करता है, भविष्यवाणी करता है और एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है। क्या कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग 10 लाख का प्रॉफिट कर सकते हैं, और बोलता है कि आउटपुट की बात करें तो हम लोग 1000 आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये 1 लाख आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वेश्चन राइज करेगा कि क्या हम लोग 10 लाख कंफर्म प्रॉफिट कर सकेंगे 1 लाख आउटपुट के साथ। तो वो बोलता है कि देखिए 1 लाख आउटपुट के साथ 10 लाख प्रॉफिट कंफर्म नहीं है, ये फोरकास्टिंग है। अगर आप हमारे पूरे तरीके से फॉलो करेंगे हमारे बताए हुए रास्ते को तो नियर अबाउट 8 लाख 10 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या करेगा, एक रास्ता बताएगा। अब इस तरह के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत तरह के रास्ते हो सकते हैं। अब ये मैनेजर का काम होगा कि मैनेजर इन रास्तों में से सबसे शॉर्ट रास्ता, सबसे सक्सेसफुल रास्ता और सबसे रिस्क फ्री रास्ता अपनाए और ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे, और ऐसा रास्ता अपनाए जिससे अदर फंक्शंस, मैनेजरियल फंक्शंस जो है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इस तरह के जो और फंक्शंस है उनमें भी कोई रुकावट ना आए। सो होप आपको प्लानिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब प्लानिंग है क्या उसको डिफिनेशन वाइज हम लोग समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप डिफिनेशन देख सकते हैं, प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने कहा किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है प्लानिंग में, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्तों को पता करता है, बनाता है। आफ्टर दैट उसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट एंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटी, और उन रास्तों में से सबसे बेस्ट रास्ता को पता करता है जिससे ऑब्जेक्टिव सही से अचीव हो जाए और डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शन भी बिना किसी रुकावट के, इंटरप्शन के परफॉर्म ईजिली हो जाए। अब मैंने यहाँ लिख दिया कि ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और इजी इंडिकेट करता है थिंकिंग बिफोर डूइंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें में जाने, मतलब बहुत वाइड में हमको पढ़ना है प्लानिंग, लेकिन इस प्लानिंग को हम लोग कब पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में, मतलब अभी टाइम है। तब तक के लिए अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये इनफ है, इतना जानना हमारे लिए इनफ है। तो चलिए हम लोग, मुझे लगता है कि प्लानिंग आपको जितना भी मैंने बताया उतना इनफ है और आपको समझ भी आ गया होगा। सो नेक्स्ट
देखिए सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में हम लोग इन डिटेल चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, बहुत ही वाइड वे में पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे, स्टेप्स से लेके फीचर्स, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सारे चीज़ें चैप्टर 5 में। लेकिन अभी के लिए बस इसका मीनिंग पे फोकस करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। मीन्स द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग, आइडेंटिफाई करने का और ग्रुपिंग करने का, द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म, हमें जो भी काम करना है उनको पता करना है और ग्रुपिंग करना है। यहाँ ग्रुपिंग का मतलब, मान लो हमें जो काम करना है वो 3 तरह का काम है, तो हम क्या करेंगे कि जो सेम नेचर का काम होगा उसको एक हेड में रखेंगे और जो डिफरेंट नेचर का काम होगा उसको एक हेड में रखेंगे, जिससे जो सेम नेचर का काम है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट न किए हुए एक साथ हो जाए। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो हमारा सेम नेचर का काम हो सकता है एक फर्स्ट में हो, एक लास्ट में हो। तो क्या है कि मैं एक काम को पहले करूँगा, फिर एक दूसरा काम करूँगा, और फिर जिस इनपुट में मेरा फर्स्ट और सेकंड काम हो सकता था उस इनपुट में मैंने फर्स्ट किया, फिर वो इनपुट वेस्ट हो गया मेरा, फिर मैंने कोई और काम सेकंड इनपुट से किया। लेकिन अब मैं जो फर्स्ट इनपुट से ही जो मैं एक काम कर सकता था उस काम को मुझे फिर थर्ड इनपुट लगा के करना पड़ेगा, तो इससे वेस्टेज हो रहा है। लेकिन इस ग्रुपिंग प्रोसेस से जो कि ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है, मेरा कन्फ्यूज़न रिड्यूस हो जाता है। और ऑर्गेनाइजिंग का जो बेस है डिवीज़न ऑफ वर्क है, ये क्या है चैप्टर 2 से हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क का कंसेप्ट शुरू होगा, तो मैं वहाँ पर इसको डिटेल में बताऊँगा। अभी के लिए जहाँ तक मैंने बताया होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे असाइनिंग देम अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। अब किस काम को कहाँ पर ही करना है जब मैंने पता कर लिया, तो अब मैं उनको एक एक आदमी, एक एक वर्कर को उनके एबिलिटी के हिसाब से दे दूंगा। इसी को डिवीज़न ऑफ वर्क कहते हैं, जिससे मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए कॉस्ट इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट वे से। इसी का नाम डिवीज़न ऑफ वर्क है। और ये डिवीज़न ऑफ वर्क बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब बिना डिवीज़न ऑफ वर्क के ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकता। सो असाइनिंग देम अमॉन्ग इंडिविजुअल्स आपको क्लियर हो गया होगा। क्रिएटिंग ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस पोजीशंस। अब हम लोग देखेंगे इस वाले लाइन का कि 3 पोजीशंस है, टॉप, मिडिल, लेवल। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है कि इन लेवल्स के बीच में ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप स्टेबलाइज करता है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो ऑथोरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल में फ्लो करता है। मतलब टॉप लेवल जो भी बात करेगा फिर मिडिल लेवल उसको अपनाएगा, और मिडिल लेवल को ये ताकत दिया जाएगा कि तुम लोअर लेवल को ये बात बोलो। लोअर लेवल अपनाएगा, लोअर लेवल को ये ताकत दिया जाएगा कि तुम वर्कर क्लास को ये बात बोलो, और फिर वर्कर क्लास के ऊपर लोअर लेवल ये ताकत अपनाएगा। उसी तरह से अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन टास्क ऑन टाइम, मतलब काम पे ये टाइम पे दिए गए काम को कंप्लीट करना। इसके लिए जो आपको जवाब देना पड़ता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना लोअर लेवल से अपर लेवल जाता है। मतलब जो वर्कर क्लास है वो उसने काम किया, वो अपने हेड मतलब लोअर लेवल को जाके बोलेगा कि देखिए हमने सारा काम कर लिया। अब लोअर लेवल क्या है कि मिडिल लेवल को जाके बोलेगा कि देखिए आपने जो काम किया था, दिया था हमें, उसको हम लोगों ने कर लिया। अब मिडिल लेवल क्या करेगा, टॉप लेवल के पास जाएगा और वो बोलेगा कि आपने जो पॉलिसीज़ बोले थे, जो काम बोले थे, हमने करवा दिए हैं। तो देख सकते हैं हम लोग कि टॉप से लो में आता है ऑथोरिटी और वहीं लो से टॉप में जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कितना कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर इस चीज़ को क्लियर न किया जाए। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में इस वाले स्टेप को क्लियरली एक दूसरे में समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि किसी भी काम के लिए अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहाँ पर ही करना है। तो ये वाला पॉइंट होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और जो बच गया या जो रिसोर्सेज बच गए उसको हम लोग, या जो रिसोर्सेज किसी भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने के लिए जो जो चीज़ों का ज़रूरत लगेगा वो ये ऑर्गेनाइजिंग जब ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस चल रहा होगा तो उस दौरान ये सारे चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगी। तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कि जितना भी फंक्शनल काम हो रहा है ज़्यादातर ऑर्गेनाइजिंग के दौरान हो रहा है। डिवीज़न ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजिंग का बेसिस है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैं इस चैप्टर 5
5 को आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इस वीडियो के लिए इस चैप्टर में बस हमें हल्का फुल्का इसका डिफिनेशन ये आप पे है, ये इस डिफिनेशन को याद कर लीजिए और इसमें कुछ समझने की इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग अब आते हैं थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टिंग कैन बी डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, मोटिवेटिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द वर्कर्स। इसमें जो मैनेजर्स होते हैं, चाहे टॉप, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जो भी मैनेजर्स होते हैं, वो अपने जो अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं, मतलब अपने जो लो पोस्ट में होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं किसी काम को किस तरह से करना, उनको सुपरवाइज़ करते हैं, कुछ गलत करते हैं तो उनको समझाते हैं, किसी भी वेस्टेज को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्टिंग करते हैं, एंड एट लास्ट उनके साथ कम्युनिकेटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको समझाया जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि वर्कर जो है ना मोटिवेट हो जाता है। वर्कर किसी भी काम को करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, क्योंकि उसके पास एक सोचता है कि मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है, कि मेरे से जो टॉप में है वो हर वक्त मेरा सपोर्ट दे रहा है, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए कुछ करूं। तो इससे क्या होता है, काम इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिवली हो पाता है। और यही जो सिस्टम चल रहा है, ये इसको होने में कौन मदद करता है, ये डायरेक्टिंग का प्रोसेस इसको बढ़ावा दे रहा है। तो ये भी बहुत ही वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 7 में इन डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये चैप्टर 7 में पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए हम लोग अभी के लिए इतना बहुत है, इस डिफिनेशन को लिख के याद कर लीजिए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्टाफिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है स्टाफिंग। ये है क्या, स्टाफिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द राइट नंबर ऑफ पर्सन हैविंग राइट क्वालिफिकेशन फॉर द राइट जॉब हु डू दिस जॉब एट राइट टाइम इफिशिएंटली। इसको समझाने से पहले इस पॉइंट को देखिए, स्टाफिंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर। हम लोगों ने अभी तक जो भी मैनेजमेंट पढ़ा वो सब फिजिकल रिसोर्सेज के लिए था, लेकिन स्टाफिंग मैन पावर मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने आदमी का ज़रूरत है, कितने वर्कर का ज़रूरत है, उस वर्कर का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। वर्कर की जगह एम्प्लॉयज़ भी मान लेते हैं, कितने वर्कर या एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है, उस वर्कर या एम्प्लॉयज़ का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, उसके क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से उसको कौन सा काम सबसे ज़्यादा सूट करेगा, वो काम उसको मिलना चाहिए, और फिर उसको वो काम देना चाहिए जो वर्क वो इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। और इन पूरे प्रोसेस में हम लोग ये देखेंगे कि हर जगह जो मेजर रोल परफॉर्म कर रहा था वो मैन था। मतलब कि स्टाफिंग जो है, इंसान जो ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन पे फोकस किया गया इस प्रोसेस में, कि किसी काम को करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर्स ज़रूरी हैं, उनका क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए, और उनके क्वालिफ़िकेशन के बेस पे उनको कौन सा काम देना चाहिए, और वो काम दिए गए काम को सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी स्टाफिंग आइडेंटिफाई करता है। इसके लिए इस चैप्टर में स्टाफिंग के रिलेटेड इतना कॉन्सेप्ट बहुत है, लेकिन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग को इन चैप्टर 6। वहाँ मैं स्टाफिंग को बहुत डिटेल में बताऊंगा। स्टाफिंग के एलिमेंट्स बहुत सारे 3 एलिमेंट्स हैं, उन सबको मैं डिटेल में बताऊंगा चैप्टर 6 में। चलिए हम लोग कंट्रोलिंग की ओर बढ़ते हैं। और कंट्रोलिंग जो है ना लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। विदाउट कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नेवर बी कंप्लीटेड। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ज़रूर है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस फर्स्ट फंक्शन मतलब प्लानिंग के इतना ही है। अगर प्लानिंग और अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो प्लानिंग करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। क्यों, इसका डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच द मैनेजर कैन ईजिली इवेल्युएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ विद द प्री डिटरमाइंड और टारगेटेड प्लान्स। देखिए, अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि जो प्लानिंग किया गया था वो अचीव सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि प्लानिंग ही वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्या करते हैं, जो भी हम लोग टारगेट सेट करते हैं उसको हमने जो पूरे साल में अचीव किया उससे कंपेयर करते हैं और दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालते हैं। डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव डिफरेंस आया तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव डिफरेंस आया तो फिर मेजर्स को मतलब स्टेप्स मतलब करेक्टिव मेजर्स या स्टेप्स को अडॉप्ट किया जाता है और
एक ऐसा वे तैयार किया जाता है जिससे कि सेम मिस्टेक फ्यूचर में ना आ सके। सो कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों, आपने अभी अभी स्क्रीन पे देख लिया होगा। इसमें भी हम लोग जो पढ़ेंगे इन डिटेल चैप्टर 8 में पढ़ेंगे और ये पार्ट ए का लास्ट चैप्टर होगा। सो बहुत ही वाइड वे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के लिए इतना बहुत है। चलिए अब हम लोग, अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ, मेरे डिफिनेशन से भी कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, वैसे तो होप आ गया होगा। और अगर आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स चाहिए तो मेरा डिफिनेशन लिख दीजिए, बेझिझक आपको 1 में 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूज़न है कि नहीं हम थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, तो ये वाला स्लाइड मैंने उन बच्चों के लिए डाल दिया है, एक बार रीड कर लीजिएगा। सेम बातें लिखी हुई हैं यहाँ। लीडिंग से मतलब डायरेक्टिंग हो रहा है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए। लीडिंग का मतलब डायरेक्टिंग दिया हुआ है और पूरा सेम चीज़ है, ज़रा सा लैंग्वेज अलग है, मीनिंग सेम है। अब हम लोग देख लेते हैं आज का हमारा होमवर्क क्या है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस वीडियो में भी आपके लिए होमवर्क लाया हूँ। हमारा लास्ट टॉपिक मतलब कल जो एक वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके होंगे और आप अब से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से 1-1 मार्क्स करके आप पूरे क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। सिर्फ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा हाई लेवल होता है, जो कि बहुत ही इन डिटेल कॉन्सेप्ट की वजह से आप लोग नहीं कर पाओगे, जिसको मैं जब लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं उनमें टेस्ट पेपर सॉल्व करूँगा, तो आपको वो डाउट भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो आपका होमवर्क है कि कोऑर्डिनेटिंग क्या है पता कीजिए और उनके फंक्शंस को आइडेंटिफाई करके पढ़ के रखना है। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है उसका नोट्स बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए। और जैसे ही मेरा लाइव चार्ट मुझे अवेलेबल हो जाए, मतलब मुझे एलिजिबिलिटी मिल जाएगा लाइव आने का, तो मैं आपके लिए टेस्ट पेपर्स हर चैप्टर का पर्टिकुलर करके टेस्ट पेपर सॉल्व कर दिया करूँगा। और आपने वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए थैंक यू। पसंद आया होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यार व्यूज़ आप लोग दे रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, तभी मैं लाइव भी आ सकूँगा। और फिर मोटिवेशन मिलता है जब भी आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब आता है ना, बहुत मोटिवेट हो जाता है। उससे ज़्यादा मोटिवेट पता है कब होता हूँ, जब आप में से कोई डाउट अपना कमेंट करता है यार। सो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट करते रहिए। और थैंक यू, आपने वीडियो एंड तक देखा। तब तक के लिए नोट्स बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।